हेलो दोस्तों, मैं विकास आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी साइंस के मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चनों पर आधारित। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का सेशन हम लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि साइंस का मॉडल का थर्ड पार्ट लेकर के आ चुके हैं और इससे पहले हम लोग साइंस का मॉडल का टेस्ट पेपर का पार्ट 1 और पार्ट 2 को भी देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से 14 से आगे की ओर का क्वेश्चन को करेंगे जो कि होगा मॉडल टेस्ट पेपर साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर का पार्ट 3। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र को लिखिए। ठीक है, तो ज्यादा कुछ भी करना नहीं है, यहाँ पे सिंपल सा बात यहाँ बोल रहा है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या लिखना है, फॉर्मूला को लिखना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, NaOH। ठीक है, NaOH, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आते हैं सेकंड नंबर पे। तो इसका सेकंड नंबर का आंसर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्या होगा, CaO, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या होगा, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। और ये लास्ट में क्या हो जाएगा इसका, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। ठीक है, तो ये हो गया कॉपर सल्फेट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, NaOH। कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होगा, CaO। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या होगा, HCl। और कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा, CuSO4। तो हम लोग यहाँ पे चारों का फॉर्मूला को जो है डिस्कशन कर लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के सामने में आ चुका है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दर्पण सूत्र, ठीक है, और वो आवर्धन का फॉर्मूला को भी लिखिए, यानी कि दर्पण का भी फॉर्मूला को लिखिए और आवर्धन का भी फॉर्मूला को लिखिए। तो चलिए यहाँ पे दर्पण का हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला को लिख लेते हैं। ठीक है, दर्पण का फॉर्मूला, ठीक है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, देखिए दर्पण सूत्र को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/f इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो जहां पे f बराबर क्या हो जाता है, f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। ठीक है, भी क्या हो जाएगा, भी होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी। और u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा वस्तु दूरी। ठीक है, u का मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु दूरी। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख देते हैं फोकस। ठीक है, फोकल डिस्टेंस। ठीक है, यहां पे क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी यानी कि इमेज डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, यू का मतलब होता है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। चलिए यहां तक हो गया। अब क्या बोल रहा है कि आवर्धन का भी फॉर्मूला को लिखिए। तो देखिए आवर्धन का फॉर्मूला यहाँ पे दो दो फॉर्मूला होता है। ठीक है, आवर्धन का फॉर्मूला है ना, आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा -v/u। ठीक है, -v/u। तो यहां पे क्या हो जाएगा, v का मतलब होगा प्रतिबिंब दूरी और u का मतलब हो जाएगा वस्तु दूरी का अनुपात, ऋण चिन्ह सहित, ऋण चिन्ह सहित प्रतिबिंब का दूरी बट्टा क्या होगा, वस्तु का दूरी। ठीक है, को क्या बोला जाता है हम लोग का, आवर्धन बोला जाता है। और एक यहाँ पे आवर्धन का सूत्र और एक होता है, और एक यहाँ पे आवर्धन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, H2/H1। यानी कि प्रतिबिंब का ऊंचाई से वस्तु का ऊंचाई का अनुपात क्या होता है, आवर्धन होता है। तो दोनों ही पे यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई 4 सेंटीमीटर, ठीक है, साइज का प्रतिबिंब है, यानी कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का एक प्रतिबिंब है, ठीक, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण से, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से क्या बोल रहा है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी कि 4 सेंटीमीटर साइज का एक वस्तु को, ठीक है, यानी कि
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, कहां पे, 25 सेंटीमीटर अवतल दर्पण से दूरी पर रखा जाता है। किसको रखा जाता है? वस्तु को रखा जाता है। तो प्रतिबिंब का स्थिति को ज्ञात कीजिए और प्रतिबिंब का क्या करना होगा, साइज को भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, तो ये तो नहीं मालूम कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इसको सॉल्व करके भी आप लोग को दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोग को देख क्या रखा है, दिया क्या गया है। ठीक है, दिया है, दिया है यहाँ पे क्या है, एफ बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एफ बराबर यानी कि फोकस दूरी, यानी 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, 15 सेंटीमीटर का यहाँ पे फोकस दूरी। तो वस्तु दूरी कितना हो जाएगा, देखिएगा वस्तु दूरी कितना होगा, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी कि वस्तु का दूरी कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का दूरी निकालना है। ठीक है, तो किसका निकालना है, यहाँ पे प्रतिबिंब का दूरी निकालना है। और वस्तु का ऊंचाई कितना है, वस्तु का ऊंचाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब का भी ऊंचाई को निकालना पड़ेगा। ठीक, और एक बात, यहां पे क्या है, ये अवतल दर्पण है, यानी कि अवतल दर्पण। ओके, इतना बात समझ में आता है। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में U और F क्या में होता है, माइनस में होता है। U और F किस में होता है, माइनस में होता है। तो अवतल दर्पण में U और F क्या में होता है, माइनस में होता है, यानी कि ये हो जाएगा ऋणात्मक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए हल कर लेते हैं अब। ठीक है, हल कर लेंगे। तो ये क्या है, दर्पण है ना, तो दर्पण का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, चलिए तो 1/f कितना हो जाएगा, यानी कि f इक्वल टू कितना है, देखिएगा 1/-15। ठीक है, चलिए 1/v, v तो निकालना है, यानी कि प्रतिबिंब का ही तो दूरी को निकालना है ना। ठीक है, और u में कितना है, यहाँ पे हो जाएगा -1 बट्टा कितना, 25। ठीक है, चलिए तो देखिएगा यहां से हम लोग के सामने में 1/15। ठीक है, और देखिए ये माइनस को जब इधर लेकर के आइए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाता है पॉजिटिव। इतना तो सबको पता है, 1/25 इक्वल टू 1/। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे, लोसो ले लेंगे। तो 15-25 का लोसो कितना होगा, 75, यानी कि 75। ठीक है, तो 15×5 = 75, यानी कि -5 यहाँ पे होगा। ठीक है, और 25×3 = 75, यानी कि ये होगा 3 इक्वल टू 1/v। ठीक है, चलिए तो माइनस कितना हो जाएगा, -2 बट्टा कितना, 75 बट्टा 1/v। ठीक है, तो v बराबर कितना होगा, ये कट के 2×3 = 6। ठीक है, यानी कि कितना होगा, 7×2 = 14, यानी कि 5। ये -37.5। तो -37.5 का मतलब क्या हो गया, ये प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बन रहा है। माइनस का मतलब ये हो जाता है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के आगे बन रहा है। ठीक, चलिए तो फर्स्ट चीज यहाँ पे हम लोग भी निकाल लिए हैं। भी क्या हो जाएगा, 37.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा वस्तु, सॉरी प्रतिबिंब का दूरी, कहां से, दर्पण से इतना दूरी पे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ठीक, और ये माइनस चिन्ह हम लोग को ये बताता है कि ये कहां पे बन रहा है, दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर का दूरी से आगे बन रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं क्या, प्रतिबिंब का ऊंचाई। तो प्रतिबिंब का ऊंचाई को निकालने के लिए हम लोग को निकालना होगा m इक्वल टू -v/u। तो m बराबर कितना होगा, -v। तो v का मतलब यहाँ पे कितना हो गया, v का मतलब हो जाता है यहाँ पे कितना, ये हो जाता है -75/2। ठीक है, और u का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, u का मान होगा यहाँ से -25। ठीक है, तो m बराबर कितना निकल जाएगा, 25×3 = 75, यानी कि -3/2। इतना बस समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया ना। अब क्या करेंगे,
अब करेंगे हम लोग यहाँ पे m बराबर क्या होगा H2/H1। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से -3/2 इक्वल टू H2/H1 कितना है यहाँ पे H1 4 सेंटीमीटर देख रखा हुआ है, तो 2 दूनी 4 यानी कि 6, यानी कि H2 बराबर -6 सेंटीमीटर। तो माइनस में हाइट तो कभी होता नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। कहां पे होगा? मुख्य अक्ष के नीचे पे बनेगा। ठीक है, तो चलिए यहां पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले बात क्वेश्चन क्या पूछा था हम लोग को, प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति। स्थिति क्या हो जाएगा? यहां से स्थिति को लिखते हैं, चलिए स्थिति क्या होगा? दर्पण के, ठीक है, दर्पण से कितना 37.5 सेंटीमीटर आगे आगे तथा मुख्य अक्ष के नीचे। ठीक है, मुख्य अक्ष के नीचे। मुख्य अक्ष के नीचे क्यों बन रहा है, कैसे जाने? क्योंकि हाइट जो है वो माइनस में आ रहा है, और माइनस का मतलब हो गया कि वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, यानी क्या हो रहा है? ये हो रहा है उल्टा, यानी कि वास्तविक और उल्टा। ठीक है, जब सीधा बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर में बनेगा तो सीधा बनेगा, यानी कि आभासी और सीधा होगा, और अगर नीचे बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए कुछ भी नहीं किया हुआ था, अवतल दर्पण का यहाँ पे यू और एफ माइनस में होता है, तो ले लिए भी का मान यहाँ से निकाल दिए दर्पण का फॉर्मूला लगा करके। ठीक है, भी जैसे निकल गया तो आवर्धन सूत्र क्या होता है? -v/u, तो माइनस माइनस लग गया। भी का मतलब क्या हो गया? यहाँ से भी का मतलब हो गया -75/2। ठीक है, रख दिए, और u का मतलब हो गया यहाँ पे -25, तो रख दिए, सबको कैंसल आउट किए तो m इक्वल टू -3/2 आ गया। तो m इक्वल टू जब H2/H1 जब फॉर्मूला लगाएंगे तो H2 का बराबर हो गया -6 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब H का मतलब ये हो गया कि H2 जब ये माइनस में आया तो प्रतिबिंब तो कभी भी माइनस में आता नहीं है, तो जब कभी भी वस्तु का ऊंचाई माइनस में आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या समझेंगे कि मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। ठीक, और प्रतिबिंब का जब दूरी माइनस में आएगा तो प्रतिबिंब का दूरी तो माइनस, दूरी तो कभी माइनस में होता नहीं है, तो वो क्या समझ में आता है कि वो जो है प्रतिबिंब जो है माइनस में अगर आता है तो मुख्य अक्ष के सामने, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण के आगे बन रहा है। ठीक, कितना बात समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट हम लोग के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ओम का नियम को लिखिए। ठीक है, देखिए हम लोग के सामने में क्या बोल रहा है, ओम का नियम को लिखिए, और नहीं तो पार्श्वक्रम किसको बोलते हैं उसको बतलाइए, और या फिर जो पार्श्वक्रम का जो फॉर्मूला है उसको सिद्ध करके वो दिखलाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओम का नियम क्या हो रहा है? ओम का नियम किसे कहते हैं? किसी स्थिर भौतिक, भौतिक का मतलब क्या हो गया? तापमान, लंबाई। ठीक है, किसी स्थिर ताप पर, ठीक है, उससे गमन होने वाली धारा विभवांतर का क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए फिर से, किसी चालक में स्थिर ताप में उससे गमन होने वाली धारा विभवांतर का क्या हो जाएगा? वो समानुपाती होता है। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? चलिए समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक हम लोग के सामने में क्या है? एक वायर है। ठीक है, बिजली का तार है। ठीक, तो बिजली का तार से एक समान तापमान, तापमान स्थिर होना चाहिए। ओम का नियम हम लोग को यही बताता है, किसी भी क्या होता है वायर से, ठीक है, कंडक्टर से
किसी भी कंडक्टर से स्थिर तापमान पे, ठीक है, उससे गमन होने वाली जो धारा है विभवांतर का समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए हम लोग का ए बी एक वायर है ना, तो इससे जो गमन होगी धारा, ठीक है, यहां से जो गमन होगा ना धारा, धारा तो जाएगा ना, तो वो धारा जो है वो किसका समानुपाती होगा, विभवांतर का समानुपाती हो जाएगा, विभवांतर का समानुपाती होगा। अब बोलिए कि विभवांतर किसको बोलते हैं, तो दो बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहेंगे, ठीक है। दो बिंदुओं के, मान लीजिए कि ये एक बिंदु है और ये एक बिंदु है, यहां पर कुछ विभवांतर होगा, यहां पर कुछ विभवांतर होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक वायर है, तो वायर का इस पार्ट पे से लेकर इस पार्ट तक, यहाँ पे और यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए कि ए है, ये बी है, तो ए बिंदु पे और बी बिंदु पे तो कुछ तो होगा ना विभवांतर, यानी कि विभव। तो दोनों बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। लेकिन अब विभव किसको बोलते हैं भाई, चलिए उसको भी समझते हैं, ठीक है। तो अनंत बिंदु से एकांक धन आवेश को, ठीक है, मान लीजिए कि ये मेरा एक बहुत लंबा सा वायर है, तो विद्युत का धारा कहीं बहुत दूर से आ रहा है, तो अनंत बिंदु से एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश को लाने में किए गए कार्य को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विभव बोलते हैं। तो यहां पे मान लीजिए कि एक यहाँ पे होगा विभव, और जैसे जैसे धारा जब आगे बढ़ते जाएगा तो कार्य भी तो आगे बढ़ते जाएगा ना, किसको लाने में, एक एकांक आवेश को, है ना, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को ही क्या बोलेंगे हम लोग, विभव बोलेंगे। अनंत बिंदु से, कहां से, अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु से एकांक धन आवेश को, यानी कि एकांक धन आवेश को लाने में जितना काम किया जाता है, उसी धन आवेश को, किए गए कार्य को क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे विभव तो कुछ होगा, और इस बिंदु पर भी जब विद्युत धारा आएगा तो यहाँ पर भी कुछ विभव होगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 110 विभव है, ठीक है, और यहाँ पे 118 विभव है, तो दोनों का बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 8 विभव होगा। यही होता है हम लोग के सामने में विभव। आई बात समझ में। तो अनंत बिंदु से एकांक बिंदु तक किसी एकांक धन आवेश को लाने में किए गए कार्य को विभव बोलते हैं। आई बात समझे। जैसे कि आपका घर में जो बिजली जल रहा है, क्या अपने आप आ गया, नहीं ना, उसको भी कहीं से लाया गया होगा। तो उसी धन आवेश को, उसी धन आवेश को लाने में जितना काम होता है, यानी कितना धन आवेश को, एक एक धन आवेश को लाने में जितना कार्य होगा, उसी कार्य को हम लोग क्या बोलेंगे, विभव बोलेंगे। ये बात समझे। तो दो बिंदुओं के बीच के, अब सुनिए, अब क्या होगा विभवांतर, आप समझ के देखिए, फिर समझते हो। सबसे पहला बात हम लोग समझते हैं विभव, किसी एकांक धन आवेश को अनंत बिंदु से एकांक धन आवेश को लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं, ठीक। जैसे कि आपके घर में जो बिजली का ये जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो वो क्या है, उसमें करंट आया होगा, तो करंट कहीं से तो आया होगा ना, तो वो एकांक धन आवेश को लाने में किया गया जितना कार्य है, उस कार्य को बोलेंगे विभव। आई बात समझ में। आप समझते हैं विभवांतर, दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर को विभवांतर कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर भी तो कुछ धन आवेश आया तो कार्य होगा ना, यहाँ पर भी विभव होगा, और इस बिंदु पर भी धन आवेश आया मतलब कार्य होगा, तो दोनों का विभव तो होगा, तो दोनों के बीच के अंतर के विभव को ही क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर कहते हैं। आई बात समझे। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, ओम का नियम, किसी चालक से स्थिर तापमान में उससे गमन होने वाली धारा, है ना, धारा विभवांतर का समानुपाती होता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी समानुपाती आई, ठीक है, भी समानुपाती आई हो जाएगा। आई बात समझ में। और भी इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर। जब समानुपाती को जब बराबर में तो लाएंगे तो एक नियतांक रखते हैं, उसको बोलते हैं आर। आर का मतलब होगा क्या, प्रतिरोध। तो आर इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू भी बाई आई। आई बात समझ में। यही हो गया हम लोग का ओम का नियम। ओम का नियम क्या बोलता है, किसी भी चालक से स्थिर तापमान में उससे गमन होने वाली धारा विभवांतर का समानुपाती होता है।
ठीक है, यहां तक समझ में आ गया बात। चलिए, और कहाँ का विभवांतर, जहां से वो गमन हो रहा है उसके दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर। ठीक है, चलिए अब आते हैं समांतर क्रम का संयोजन किसे कहेंगे, समांतर क्रम का संयोजन किसे कहेंगे। ठीक है देखिए, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को इस तरह से संयोजित किया जाता है कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान क्या होता है, समान हो, तो प्रतिरोध के इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम का संयोजन कहेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए मान लेते हैं कि तीन, यहां से हम लोग ले लेते हैं प्रतिरोध। देखिए एक प्रतिरोध यहां से ले लिए हम लोग R1। ठीक है, चलिए यहां से ले लेंगे R2, यानी कि R2 ले लिए, और यहां से ले लिए हम लोग R3। ठीक है, और ये सब एक क्या हो जाएगा, यहां से हम लोग जो है मिला लेते हैं। ठीक है, चलिए प्रतिरोध यहां से मिला लिए, आई बात समझ में। अब ये हो गया R3, आई बात समझ में। अब जैसे कि हम लोग का यहां से जो यहां से हम लोग का क्या है, एक बैटरी को जोड़ देंगे। ठीक है, बैटरी को जोड़ दिए, ठीक है ना। तो बैटरी को हम लोग जैसे ही जोड़ेंगे यहां से, ठीक है, इसको करते हैं बड़ा, और ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, चलिए जो लार्जर साइड होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा साइज होता है वो बैटरी का नेगेटिव साइज होता है। ठीक है, चलिए तो जैसे ही इसको हम लोग विद्युत धारा को गमन करवाएंगे, तो इसमें से जो धारा जाएगा वो तो I1 धारा जाएगा। ठीक है, और R2 पे I2 धारा जाएगा, और R3 पे I3 धारा जाएगा, और कुल धारा यहां से जो निकलेगा हम लोग का फिर से वो क्या बन जाएगा, I धारा ही जाएगा। क्योंकि 12 क्लास में आप लोग स्टडी कीजिएगा कि जितना धारा अंदर जाता है उतना ही धारा वो बाहर भी निकलेगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हम लोग का समांतर क्रम, आई बात समझ में। चलिए इसका फॉर्मूला हम लोग साबित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाया गया है, फोटो में क्या दिखलाया गया है कि तीन प्रतिरोध आपस में क्या है, समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, R1, R2 और I3। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही विद्युत धारा को गमन हम लोग करवाते हैं, तो R1 प्रतिरोध से I1 धारा जाएगा, R2 से I2 जाएगा, और R3 से I3 धारा जाएगा। ठीक, और इसका कुल धारा कितना हो जाएगा, I धारा होगा। इतना बात समझ में आ गया सभी को। ओम का नियम से क्या हो जाएगा, ओम का नियम से जब पहला प्रतिरोध, ध्यान से देखिएगा यहां पे, ठीक है, R इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, चलिए I इक्वल टू R इक्वल टू V बाई आई, तो यहां से विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर होगा R1, सॉरी यहां पे हाँ R1, और ये हो जाएगा I1। ठीक है, यानी कि पहला प्रतिरोध से कितना धारा जाएगा, I1 धारा जाएगा, तो विभवांतर कितना होगा, I1 इंटू R1 होगा। उसी तरीके से R2 से कितना हो जाएगा, इसका भी तुम्हारा I2 इंटू R2 होगा, और R3 प्रतिरोध से कितना हो जाएगा, इसका भी विभवांतर I3 इंटू R3 होगा। अब टोटल धारा कितना हो जाएगा, टोटल धारा कितना हो जाएगा, तो टोटल धारा इक्वल टू I1 इक्वल टू कितना होगा, V बाई R1। ठीक, I2 क्या हो जाएगा, V बाई R2। I3 कितना हो जाएगा, V बाई R3। आई बात समझ में। अब इतना तो बात समझ में आ जाता है कि जितना धारा इंटर कर रहा है प्रतिरोध में उतना ही धारा बाहर भी निकलेगा। तो टोटल धारा कितना होगा, टोटल धारा सबको हम लोग जोड़ेंगे ना, I1 प्लस I2 और I3 को भी जोड़ देंगे, तो I1 के जगह पे कितना होगा, V बाई R1। ठीक है, I2 की जगह पे V बाई R2, और I3 की जगह पे V बाई R3। ठीक है, V कॉमन निकाल लीजिए तो कैंसल आउट हो जाएगा V, तो बच जाएगा हम लोग के सामने 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और ये 1 बाई R3। तो टोटल जो ये निकल के आ गया, क्या हो गया, समांतर क्रम में संयोजन क्या हो जाएगा, ये 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में संयोजन हो गया। ये हम लोग कर दिए इसको साबित। तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। चलिए तो आज का सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।